हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी मैंने इंडिया शेल्टर का कॉन कॉल सुना और इस कंपनी का जब रिज़ल्ट निकल के आया तो मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि कंपनी में वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट हमको आगे जाके क्या नज़र आ रहा है कि कंपनी का जो लोन बुक है, जो एसेट का क्वालिटी है, वो थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। और क्योंकि कंपनी लोन बांटने वाली कंपनी है, भले ही होम लोन हो बट लोन बांटती है, तो ऐसे कंपनीज़ में जब भी आपका स्ट्रेस आता है एसेट्स के ऊपर, जब लोन ख़राब होता है, तब उस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत गिरता है और लोग पैनिक करके या एक्चुअली कॉशियस की तरफ से भी बेच के निकलते हैं सेफ्टी के लिए। तो कंपनी में पहले प्रॉब्लम क्या था वो समझते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या आंसर दिया है, कैसे समझाया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मेन प्रॉब्लम पहले क्या था कि आपका जो होम लोन है, कैसे किस टाइप के कंपनी को, मतलब किस टाइप के लोगों को लोन देती है ये। जैसे मान लीजिए आपको घर चाहिए या आपको घर बनाना है, तो 5 लाख से लेके 15-20 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। तो जो 5 लाख के नीचे वाले जो लोन है, उनमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। और आज से 1-2 साल पहले क्या हो रहा था कंपनी के साथ कि अगर मान लीजिए किसी ने एक ईएमआई 2 ईएमआई पे नहीं किया है, तो इनकी तरफ से थोड़ा बहुत, मतलब अगर रिकवरी का कोशिश करते हैं तो वो लोग पेमेंट कर दे रहे थे। बट अभी में क्या बोल रहे हैं कि इनके लिए सिनेरियो चेंज हो चुका है। जो लोग 1-2 ईएमआई मिस कर रहे हैं, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कि वो आगे भी जाके पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इनका जो लोन बुक जब खराब होता है, तो आप उसको एक ही बार में एनपीए नहीं बनाते, आप उनको चांसेस देते हैं। मतलब मान लीजिए अगर आपका डेट आज था और आज से आपने 30 दिन तक नहीं दिया, तो वो होता है डेज पास 30 डेज होता है, वो स्टेज 1 में आता है। फिर स्टेज 2 में आता है, मतलब आपने और ईएमआई मिस कर दिया। फिर 90 डेज के बाद अगर आपने अभी तक एक भी ईएमआई पे नहीं किया है, तो आप स्टेज 3 में जा सकते हो। और अगर कंपनी को लगता है कि इसमें, मतलब कि मान लीजिए पोर्टफोलियो है जिसने लोन लेके रखा हुआ है, वो शायद हमको 30 डेज में हमको समझ में आ रहा है कि 90 डेज के बाद ये लोन नहीं देगा, तो आप उसको स्टेज 3 में मूव कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो कंपनी क्या बोल रही है कि देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन खराब हो रहा है, तो हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको डायरेक्टली स्टेज 3 में भेज दे रहे हैं, जिसके वजह से हम उनके ऊपर सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं। अब सरफेसी एक्ट क्या है, जो मतलब जैसे होम लोन अगर लिया है, तो मैंने उस होम के अगेंस्ट में लोन लेके रखा हुआ है, तो अगर मैं ईएमआई पे नहीं करता हूँ और अगर मैं स्टेज 3 में पहुँच चुका हूँ, तो कंपनी मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। तो नॉर्मली देखा ही जाता है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि कंपनी प्रॉपर्टी को सीज करने जा रही है, तब लोग जैसे भी करके जुगाड़ उगाड़ करके पैसा को पेमेंट करते हैं। तो कंपनी ने भी क्या बोला है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम था, जो भी एसेट क्वालिटी खराब हो रहा था, ये नवंबर में पीक कर चुका है और अभी दिसंबर में और जनवरी महीना ही पार हो चुका है। हमको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और क्वार्टर 4 ऑफ कोर्स क्वार्टर 3 से बेटर होगा, ऐसा मैनेजमेंट कह रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या बोला कि अभी तक जो बुराई था वो खत्म हो चुका है, आगे जाके चीज़ अच्छा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि कंपनी ने एक बात और बोला है कि हम लोग का जो स्टेज 3 में जो जाने का जो पोर्टफोलियो था, वो पहले कंपनी 1% के आसपास मैनेज करती थी, मतलब जितना भी लोन बांटा है उसमें से 1% स्टेज 3 तक जाता था, लेकिन अभी वो बढ़ के पहुंच गया 1.5% पे। काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो कंपनी ने क्या बोला कि हमको लगभग 1-2 क्वार्टर और लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम 1.3-1.4% में रहेंगे, 1% आने में अभी भी टाइम लगेगा। तो देखिए, कंपनी में कोई खुद तो ही नहीं बोले कि मैं बहुत खराब हो गया हूँ, आपको इस चीज़ से इनडायरेक्टली हिंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको हिंट मिला है कि लगभग 2-3 क्वार्टर और लग जाएगा वापस क्रेडिट को उसको पहले की तरह होने में। लेकिन बाकी चीज़ में अगर देखूं तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इनका जो स्प्रेड है 6% का है और क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम खत्म हो चुका बोल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है, मतलब पूरे साल में जो लोन बुक बांटा, उसका इनका जो क्रेडिट, जो जिनमें उनको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, वो 0.4 to 0.5 है। और कंपनी बोले कि हम इस बार भी या अगले साल भी 0.4 से 0.5 के पास ही हम लोग का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम का निकल गया है, ये लगता है कि मुझे आगे जाके और बढ़ सकता है, क्योंकि डिसबर्समेंट के ऊपर भी कंपनी कुछ गाइड नहीं दी है। डिसबर्समेंट का मतलब क्या होता है, हम कितना ज़्यादा लोन बांटेंगे। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप डिसबर्समेंट बढ़ा सकते हैं क्या, तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग का गाइडेंस तो 30% का ही है, बट हम कोशिश करेंगे 28-29% का। और इन्होंने ऐसे कुछ खुल के गाइडेंस नहीं दिया, इन्होंने बस एक, मतलब एक बॉल पार्क नंबर दिया है, फुल गाइडेंस नहीं दिया कि हम ऐसा करेंगे। तो इसका मतलब भी क्या है, कंपनी खुद ये देख रही है कि जब खतरा है तो हमको थोड़ा स्लो डाउन चलना चाहिए। और ऐसा मैनेजमेंट ने खुद भी कहा कि हम लोग डिसबर्समेंट तो कर सकते हैं, बट अभी मार्केट का सिचुएशन देख के हम लोग थोड़ा डिसबर्समेंट को स्लो कर रहे हैं। और बाकी के अगर प्लेयर्स देखें, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस है और आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, तो वो लोग किस रेंज में ग्रो कर रहे हैं, 20 से 25% के रेंज में ग्रो कर रहे हैं। और ये ग्रो करी थी 35-30% के रेंज से। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हाई स्पीड से ग्रो करने की वजह से भी कई बार ऐसे लोन्स आप दे देते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक दिक्कत रह गया मेन। बाकी कंपनी का ग्रोथ के बारे में ये कहना था कि हम लोग हर साल 45 ब्रांचेस खोलेंगे और ये गाइडेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। दूसरा बात ये बोला कि हम लोग का टारगेट है कि हम लोग FY30 तक अपने लोन बुक को लगभग 30,000 करोड़ कर लेंगे।
तो ये भी ठीक ठाक गाइडेंस ही है। और जीएनबी अगर देखें तो इनका 1.5% है अभी, और बोले कि आगे Q4 में जाके हम लोग का 1.4% तक हो सकता है। तो नेट नेट सब यही था इसके बारे में। ज़्यादा कुछ कंपनी बहुत ख़राब नहीं है, बट अगर आपको दिख रहा है सामने से कि यहाँ पे कंपनी ने खुद ही एग्री किया है कि हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और 1-2 क्वार्टर और लग जाएगा, तो जानबूझकर हम ऐसे कंपनी में जाना मेरे को तो लगता नहीं कि सही बात होगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप पहले से इन्वेस्टेड इस कंपनी में और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और कुछ समय कंपनी को देना चाहिए, ताकि आगे जाए कंपनी अपने बात को प्रूव कर सके। ऑफकोर्स अगले क्वार्टर में अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तब हमको कंपनी को चांस नहीं देना है, निकल जाना है। क्योंकि पिछले टाइम में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, दिखाया भी है, तो 1 क्वार्टर और चांस देने का मौका मिलता है। लेकिन उसके बाद कंपनी खराब करती है तो मैं उसको ऑब्वियसली मौका नहीं दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, तो इस टाइम पे एंट्री करना मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनाता है। और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरे ख्याल से नया इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके इसमें कुछ अमाउंट रख सकते हैं, ताकि हम आगे इस कंपनी को मौका दे सके। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में कंपनी ने काफ़ी ठीक ठाक ग्रो किया है और 30% का ग्रोथ अभी भी कंपनी ने बोला है कि वो करेंगे। एक प्रॉब्लम और यहाँ पे छोटा सा है कि इनका क्योंकि जो Q2 Q3 जो था उसमें बहुत ज़्यादा लोन बांटा नहीं है, तो लास्ट Q4 में इन लोग को बहुत ज़्यादा लोन बांटना पड़ेगा अगर ये पूरे साल का 30% अचीव करना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत कंपनी प्रॉब्लम तो दिख ही रहा है हम लोग को। तो वही है बेटर, मैं तो ये बोलता हूँ कि फिलहाल इसमें एंट्री मत कीजिए, इसको ट्रैक कीजिए, क्योंकि कंपनी हमको बहुत सारी मौका देता है। और आज भी जिस तरीके से 5% गिरा है, तो थोड़ा वेट करना ही बेटर होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी जब गिरता है तो एक बार में गिरते गिरते आपका 15-20% तक भी कभी कभी फॉल दिखा देता है। लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के बेसिस पे देखो तो देखिए इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 17 पे चल रहा है और कंपनी ग्रोथ कितने कर रही है, अगर मैं कम भी मानता हूँ तो 20-25 का तो कर ही रही है। तो उस बेसिस पे देखो थोड़ा सस्ता है। लेकिन जो ऐसे फाइनेंशियल के जो स्टॉक्स होते हैं उनको हम मतलब कंपेयर करते हैं प्राइस टू बुक के ऊपर। तो प्राइस टू बुक अगर देखो तो इसका बुक वैल्यू 268 का चल रहा है और करेंट प्राइस 750 का चल रहा है। तो वहाँ पे मोटा मोटा ये 2 टाइम्स के ऊपर ही वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो उस एंगल से भी थोड़ा बहुत महंगा है। तो वही कुल मिल की बात वही है कि यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और पुराना इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा बहुत निकालिए और बाकी होल्ड करके रखिए। अगले क्वार्टर में अगर इंप्रूवमेंट दिखता है तो फिर से ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो इसमें से टोटल निकल जाना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल कंपनीज में क्या होता है ना, एक बार प्रॉब्लम अगर शुरू हुआ और इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आगे जाके बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आता है, उसमें टाइम लग जाता है। आप यहाँ पे एग्जांपल ही देख लीजिए, इंडिया शेल्टर खुद बोल रहा है कि हम लोग के जो कस्टमर्स हैं अगर 1-2 EMI नहीं देते हैं तो 90% चांसेस ये रहता है कि आगे आने वाले 4-5 EMI भी वो नहीं देंगे और वो स्टेज 3 में पहुँच जाते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब आता है तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। और वैसे भी छोटी कंपनीज़ है तो रिस्क थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता ही इसमें।